न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। गुजरात का ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। यहां लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आज ये मंदिर गलत वजह से सुर्खियों में है। जी हां, वहां गैर हिंदुओं के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वैसे तो देश में और भी मंदिर हैं जिनके दरवाजे सिर्फ हिंदुओं के लिए खुले हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर की कहानी खास है क्योंकि इस मंदिर के ट्रस्टी खुद प्रधानमंत्री मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी है। एक तरफ प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों से कहते हैं मुझे मेरे काम से परखा जाए, तो दूसरी तरफ सोमनाथ मंदिर के दरवाजे गैर हिंदुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं मुसलमानों के लिए उनके दरवाजे रात 12 बजे भी खुले हैं, तो अगले ही दिन उनके सांसद कह देते हैं अयोध्या में मंदिर के मुद्दे को और लटकाया गया तो हिंदुओं का गुस्सा फूट सकता है। इस सबके बीच पीएम मोदी से मिलकर लौटे मुस्लिम नेता कहते हैं मोदी के साथ उनकी खाई अब मिट गई है। और साथ ही बीजेपी की तरफ से भी खबर आती है कि पिछले एक साल में 30 लाख मुसलमान बीजेपी के मेंबर बन गए। यानी एक बार फिर से आज मुसलमानों के साथ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के बनते बिगड़ते रिश्ते चर्चा में है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, सोमनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर विवाद क्यों? क्या अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मोदी की कथनी और करनी में फर्क है? क्या मोदी राज में अल्पसंख्यकों के अच्छे दिन आ गए हैं? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और मुसलमानों का भरोसा जीतने में जुटे हैं। मुस्लिम नेताओं से मिलकर बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मजहबी सियासत देश को नुकसान पहुंचा रही है। मोदी की नजर में हर समस्या का समाधान विकास है। ऐसे में हैरान करने वाली बात यह भी है कि सोमनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश का विवाद हो, या बल्लभगढ़ में हुए सांप्रदायिक दंगे का, या फिर मंत्रियों की बेलगाम जुबान, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मौन क्यों साधे हुए हैं? क्या अल्पसंख्यकों और गैर हिंदुओं के मुद्दे पर मोदी की कथनी और करनी में सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि मंगलवार को ही 30 सदस्यीय मुस्लिम धर्म गुरुओं के एक दल ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की थी, जिसमें देश की गंगा जमुनी विरासत को बचाने के लिए मोदी ने सबको साथ लेकर चलने का वादा भी किया था। हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जबकि अब तक ऐसा नहीं होता था। इसमें कोई राजनीति हो नहीं सकती, क्योंकि राजनीति कब होगी कि जब कोई पब्लिक प्लेस हो जो सबके लिए गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, वो उसके लिए है। ये तो गवर्नमेंट नहीं है, ये तो पूरा ट्रस्ट है, ऑटोनॉमस ट्रस्ट है, और वो अपना काम कर रहा है। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। नॉन हिंदू मंदिर हो, मस्जिद हो, देखिए कोई भी संस्था हो, जो सार्वजनिक संस्था है वो किसी के जात या धर्म के नाम पर आप रोक नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। बेशक अल्पसंख्यकों और गैर हिंदुओं के बीच भाईचारे को मजबूत बनाने की मोदी की पहल तारीफ के काबिल है, लेकिन सवाल ये भी है कि सोमनाथ मंदिर, राम मंदिर पर बीजेपी नेताओं के बयान और बल्लभगढ़ दंगे जैसे विवादित मुद्दों के बार बार उठने से क्या प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के वादे को पूरा कर पाएंगे? आखिर सोमनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर विवाद क्यों है? क्या अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मोदी की कथनी और करनी में अंतर है? क्या वाकई मोदी राज में अल्पसंख्यकों के अच्छे दिन आ गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से मेरे साथ हैं वरिष्ठ नेता मीम अफजल साहब, मेरे साथ हैं इमर उमर अहमद इलियासी साहब जो कि चीफ इमाम हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। प्रधानमंत्री मोदी से खुद मिलने गए थे 30 मुस्लिम नेताओं के साथ। मेरे साथ यहां वारिस पठान साहब भी जुड़ रहे हैं। वारिस पठान असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हैं, और यहां मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, और प्रेम शुक्ला शिवसेना के नेता, दोपहर का सामना के एडिटर। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी एक सेकंड में आ रहे हैं, इसलिए आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। प्रेम शुक्ला जी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुसलमानों के लिए मेरे दरवाजे रात 12 बजे भी खुले हैं, दूसरी तरफ देखिए उनके इस बयान के 2 दिन बाद ही सोमनाथ में मुसलमानों के लिए, गैर हिंदुओं के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर है क्या? सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं मोदी जी। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सोमनाथ मंदिर में वहां भगवान शिवशंकर भोले विराजमान है, ये नीयत बांधकर कौन मुसलमान जाना चाहता है? वो कृपया नाम बताओ, उसका फॉर्म भरवाते हैं और उसको सोमनाथ के दर्शन करा देते हैं।
जब तक आप मंदिर में भगवान के होने की नीयत नहीं बांधोगे और आप उसको यदि जो है बुत शिकन बनकर उसको तोड़ने चले जाओगे तो क्या आपको अनुमति दी जानी चाहिए। और हमारे इस देश में पारसी समुदाय किसी अग्यारी में आप कृपया प्रवेश करके दिखाएं। पारसी समुदाय इसी देश में रहता है, इसी संविधान को मानता है और इसी संविधान के तहत उसको यह अधिकार प्राप्त है कि पारसी अग्यारी में गैर जोरेस्ट्रियन जो है उसको प्रवेश प्रतिबंधित है। यदि आपको लगता है कि हमारे संविधान के अनुकूल वो है या संविधान के विपरीत है, अनुकूल है और लगता है कि वहां प्रवेश आवश्यक है, तो कृपया हम आप सब चलें किसी पारसी अग्यारी में और कहें कि भाई आप जो हैं पिछले 70 वर्षों से इस देश के आजाद हो जाने के बाद, इस देश के लोकतांत्रिक रिपब्लिक हो जाने के बाद आपने इन पारसी अग्यारियों में गैर पारसियों को क्यों प्रवेश। अच्छा ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपका स्टैंड एकदम अलग है जाहिर है, लेकिन बीजेपी मुझे लगता है आपके इस रुख से सहमत नहीं होगी। बीजेपी की नेता तो यही कह रहे हैं कि हमारा इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। अभी आ रहे हैं सुधांशु जी, उनसे पूछ लेंगे, लेकिन इलियासी साहब आपके पास आ रहा हूं। मीम अफजल साहब एक सेकंड। इलियासी साहब, आपने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के बाद बाहर निकलकर यह कहा कि मोदी जी के साथ हमारी खाई आज मिट गई, इससे यह मान लिया जाए मुसलमानों के अच्छे दिन आ गए मोदी राज में। इलियासी साहब क्या कहना चाहते हैं, मुझे दोबारा से बताएंगे। इलियासी साहब, मेरा सवाल यह है, जब आप प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर आए, आपने बाहर निकलकर कहा, इलियासी साहब आपने ये कहा पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि मोदी के राज में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन इस बैठक के जरिए हमने उन सभी मुल्कों को कड़ा संदेश दे दिया है जहां भारत के बारे में नकारात्मक धारणा बनाई जाती है। आपने ये भी कहा कि उनके और हमारे बीच की खाई आज मिट गई। इसका मतलब इलियासी साहब अच्छे दिन आ गए मुसलमानों के मोदी राज में। इलियासी साहब, लगता है आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आता हूं आपके पास वापस। मीम अफजल साहब, आपका क्विक रिएक्शन है। मीम अफजल साहब, क्या कथनी और करनी में वाकई अंतर आप भी मानते हैं? देखिए, मोदी जी सिर्फ गरजते हैं, मोदी जी बरसते कभी नहीं है। उनको जब से प्रधानमंत्री बने हैं गरजने की आदत है और बरसते वो हैं नहीं। उसकी वजह यह है कि काम करने के मामले में या प्रैक्टिकल होने के मामले में मुझे लगता है वो अपने कहे पर पूरे नहीं उतरते हैं। मैं सबसे पहला रिएक्शन तो सोमनाथ मंदिर पर जो बैन लगाया गया दूसरों लोगों के लिए अदर देन हिंदूज, उसके बारे में कहूंगा कि रामविलास पासवान ने उस पर रिएक्शन दिया है। मैं इसको मानूं कि ये सरकार का रिएक्शन है, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रिएक्शन आया नहीं है। और ये भी बात सही है कि मंदिर का अपना ट्रस्ट है, उन्होंने ये फैसला किया है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं, कम से कम मुझे तो कोई एतराज नहीं है। उनकी मर्जी है, वो चाहे तो अंदर जाने दें न जाने दें। लेकिन जो अभी धर्म का कुछ हवाला दिया प्रेम शुक्ला जी ने, तो मैं पूछना चाहता हूं आज से पहले जो लोग दाखिल हो रहे थे उनके बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि अब तक तो कभी पाबंदी लगी नहीं थी, अचानक ही पाबंदी क्यों लगी है ये वो बताने की जरूर कृपा करें। ठीक है। और जो आपने पूछा कि जो लोग प्रधानमंत्री से मिले हैं, उसका एक कारण है मीम अफजल साहब जी कि हमारे विविध मंदिरों को जो है जी वहाबी आतंकवादियों से खतरा हुआ पड़ा है। इस कारण अगर जो है जिस व्यक्ति की श्रद्धा होगी वो उस मंदिर को उड़ाने नहीं जाएगा। अगर किसी की श्रद्धा नहीं हो और उससे यदि ये कहा जाए कि जब आपके लिए मंदिर नहीं है तो वो पर्यटन स्थल तो है नहीं, ठीक है, और पर्यटन स्थल को कोई कल जो है उड़ा दे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो भी कृपया स्पष्ट कर दें आप। और उसके बाद जो सांप्रदायिक तनाव होगा, ये काम सरकार का है, खुलासा कर देंगे, काम सरकार का है। नहीं तो प्रेम शुक्ला जी, ये काम सरकार का है, सुरक्षा का, ये ट्रस्ट का नहीं है, तो नहीं होता है। जामा मस्जिद का भी ट्रस्ट है, आपकी जानकारी के लिए जामा मस्जिद का भी ट्रस्ट है, नहीं लेकिन वो तो ऐसा फैसला नहीं करता क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। अपनी सुरक्षा के लिए अपने खर्च पे सीसीटीवी लगवाने का निर्देश आपकी कांग्रेस सरकारों ने दिया था। नहीं ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ठीक है आपका पॉइंट क्लियर है प्रेम शुक्ला जी। आप ये कह रहे हैं सिक्योरिटी के, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, सरकार नहीं दिया, ठीक है, आप कह रहे हैं सिक्योरिटी के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। सिक्योरिटी आप खुद करेंगे या सरकार करेगी? और 10 एंगल है। ठीक है, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा पहले ही मिली हुई है सोमनाथ मंदिर। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, पॉइंट क्लियर है आपका। के लिए आपको रहना पड़ता है, ठीक है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर आपको सरकार के
पर भरोसा नहीं है। कितने मंदिरों को सुरक्षा प्रदान है? भारतीय जनता इसकी पार्टी सूची की दे दें। सरकार पर भरोसा नहीं है। नहीं प्लस सिक्योरिटी अगर उस मंदिर को हासिल है तो आपको इस सरकार से खतरा है। अक्षरधाम उड़ाया, अक्षरधाम पर हमला किया, रघुनाथ मंदिर पर हमला किया, सिद्धिविनायक खतरे में आ गए, रामलला पर हमले का प्रयास किया, आपने जो है संकट मोचन पर हमला करवाया आपकी सरकार के जमाने में। तो भरोसा जो टूटा है उस भरोसे में अगर किसी को सुरक्षा का अपने प्रबंध कर रहा हो। अच्छा ठीक है ना प्रेम शुक्ला जी, ठीक है। अरे प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी आपकी सरकार है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, त्रिवेदी जी जवाब देंगे कि वो हिफाजत नहीं करवा सकते। ठीक है सुधांशु जी आ गए। अजमेर में किसने ब्लास्ट किया वारिस था? पठान भाई एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी लीजिए ना सबके। एक सेकंड आ रहा हूँ। वारिस भाई एक सेकंड मालेगांव ब्लास्ट वालों को नाम लो, वारिस मक्का पठान मस्जिद एक सेकंड ब्लास्ट वाले का नाम लीजिए। अजमेर दरगाह में जो ब्लास्ट किया था अरे एक सेकंड में आ रहा हूँ। अरे सर एक सेकंड। वारिस पठान एक आप जैसे सेकंड। प्रेम शुक्ला पालने वालों का पाप है। प्रेम भाई, एक सेकंड। प्रेम शुक्ला, एक सेकंड, शर्म एक सेकंड। करो शर्म, जिनकी रोटियां खाते हो वारिस पठान, जिन अरे एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, आपको शर्म करना अरे एक चाहिए। सेकंड आप प्रेम एक शुक्ला जी, कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। अरे पर्सनल वो आपने जितने नाम गिनाए उसमें ये भी सब नाम गिनाओ, ये लोग भी थे ब्लास्ट करने में। पर्सनल नहीं कह रहा हूं मैं, जो बम कांड के अभियुक्तों के धन पर रोटियां खाता रहा हो वो राष्ट्र प्रेम की अगर जो है शिक्षा देगा तो ये अपने आप में जो है विरोधाभास लगेगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड वारिस पठान, आपको एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु जी सवाल जो जहां से मैंने शुरू किया था, सबसे बड़ा सवाल ये है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के साथ खाई पाटने की बात करते हैं, रात 12 बजे दरवाजे खुले हैं ये कहते हैं, और दूसरी तरफ सोमनाथ मंदिर के दरवाजे 2 दिन बाद ही बंद कर दिए जाते हैं मुसलमानों के लिए, गैर हिंदुओं के लिए। ये कथनी और करनी में फर्क नहीं है क्या सुधांशु जी? देखिए, एक तो भारत में भिन्न भिन्न मत संप्रदाय और धर्म की जो भी संस्थाएं संचालित होती हैं, जो भी पूजा स्थल संचालित होते हैं, वो वहां के ट्रस्टों, वहां की मान्यताओं, वहां की व्यवस्थाओं और वहां के विश्वास के अनुसार चलते हैं। भारत सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं करती है, किसी भी धर्म, किसी भी मत के हों। दूसरी बात, उन्होंने किसी को प्रतिबंधित नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि यदि कोई आना चाहे तो उसे इंटीमेट करना पड़ेगा, परमिशन लेना एक ही पड़ेगा। मतलब बस। है सुधांशु जी। ये नहीं कहा कि आप आ नहीं सकते, एक ही मतलब है आपको उसका। सूचित कर बता रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए, आप किसी विद्यालय में जाना चाहें, यदि आप वहां पढ़ने नहीं जाना चाहते आप जा सकते हैं, मगर उसके लिए आपको बताना पड़ता है, सूचित करना पड़ता है उस विद्यालय प्रशासन से कि हम जा सकते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाना चाहे, ना पढ़ना चाहे, बाहर विजिटर है, आप जा सकते हैं, आप देखने जा सकते हैं। एक ही मतलब है सुधांशु जी तो उसका। उन्होंने सुरक्षा एक और ही व्यवस्था मतलब की है, दृष्टि से अगर रखी मंदिर है। में जाने से पहले अपना धर्म बताना पड़ेगा, लिखकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका एक ही मतलब है सुधांशु जी। देखिए, उसका एक कारण यह है कि नहीं, जो बात मस्जिद जाने प्रेम पर शुक्ला धर्म जी स्पष्ट कह रहे नहीं थे होता उसमें क्या? भी एक तथ्य है। गुरुद्वारा जाने के पहले धर्म उसमें भी स्पष्ट एक नहीं होता तथ्य क्या? है। देखिए, उसमें भी एक तथ्य है मानक जी। हाँ, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म स्थल में जाता है तो 2 प्रकार से जाता है। या तो वो एक कौतुक की दृष्टि से जाता है, देखने के लिए जाता है, जैसे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, तमाम पर्यटक जाते हैं। हाँ। और एक है कि वो अंदर जाता है श्रद्धा से पूजा अर्चना करने के लिए। तो पूजा अर्चना करने तो उस धर्म का जो मतावलंबी होगा वही जाएगा। ठीक है। बाकी लोग जाएंगे तो वो देखने के लिए जाएंगे, आप देखने के लिए जा सकते हैं। अच्छा, ठीक केवल है। सूचित कर दीजिए, इसमें कौन सी आपत्ति है, मुझे समझ में नहीं आ चलिए, रही। ठीक है। और जबकि मैं एक बात बताना चाहता हूं मानक जी, यही वो देश है और यही आप लोग मीडिया के लोग हैं, जिस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनैक्ट से इनैक्टेड यूनिवर्सिटी है और उसमें आज तक कोई गैर मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं बन सकता, बनाने की बात आई तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि अगर पार्लियामेंट से इनैक्टेड कोई यूनिवर्सिटी है तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं कहा जा सकता। अरे इसके बाद भी आज तक कभी नहीं सुधांशु हो जी, सकता। उनकी अपनी व्यवस्था है। अरे लेकिन उनकी सुधांशु अपनी जी, मान्यता हम है। आज के ये तो हम विश्वविद्यालय है। सुधांशु जी, हम तो आज के धार्मिक स्थल की बात नहीं कह रहा हूं। एक तरफा अस्पृश्यता चलाएंगे ना, क्या? ठीक है, एक सेकंड सर, तो एक सब सेकंड। लोग अपनी मान्यता से चलते हैं और इसमें तो उन्होंने प्रतिबंध भी नहीं किया। सुधांशु जी, उन्होंने हमें बता सुधांशु जी, दीजिए, एक सेकंड। हमें सूचित कर दीजिए, सर एक इसमें सेकंड, कौन सी आपत्ति? एक सेकंड, हम तो बदले हुए हालात में बात कर रहे थे। क्यों वारिस पठान साहब, आप भी यही कहेंगे, बदले हुए हालात में वारिस पठान साहब, जब मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए वो काम करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये लोगों का काम ही है सिर्फ भाषण करना, कोई एक्शन नहीं किया है मोदी जी ने। जो हमारे देश के पंत प्रधानमंत्री 1 साल से उनकी सरकार सत्ता में आई है, क्या काम किया उन्होंने? आज भी ये 30 मौलाना जो उनको मिलने गए 2 दिन पहले, मैं सबसे पहले मोदी जी से ये सवाल करूंगा, उस वक्त आपका दिल कहां था? जब गुजरात का मसलूम मुसलमान मारा जा रहा था तब आपको आवाज दी गई थी, आप कहां थे? जकिया जाफरी, एहसान जाफरी की जो वीडियो औरत आपको पुकार रही थी, उस वक्त आप कहां थे?
आज आप ये मौलाना को मिलकर बोलते कि 12 बजे आप आइए, मेरे दरवाजे खुले रहेंगे। अरे क्या आप जाके जकिया जी से माफी मांगोगे? आप उसको मिलोगे? आप उस गुजरात के जो इतने लोगों का खून का आपके ऊपर इल्जाम है, क्या आप उनसे माफी मांगोगे? आपने क्या किया है उनके? और आज आपने आपके सरकार की राज में महाराष्ट्र में आरक्षण खत्म कर दिया। अच्छा ठीक है, एक सेकंड वारिस पठान, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आपने उन मुसलमान नेताओं के बारे में बात की है, एक सेकंड वारिस पठान, एक सेकंड वारिस पठान, एक सेकंड सबका साथ सबका विकास। वारिस पठान भाई एक सेकंड रुक मोदी जी जाइए, आइए, एक सेकंड को भेज दिए। अरे वारिस पठान भाई एक सेकंड, एक सेकंड कुछ तो देश के लिए करके पठान साहब दिखाओ। एक सेकंड, एक सेकंड। और शुक्ला जी ने जो अरे कहा एक कि सेकंड रुक हरियाणा जाइए में प्लीज, जा एक सेकंड वारिस पठान, एक सेकंड रुक जाइए। मैं बताता हूँ, मैं खुद अरे जाके भाई आया एक सेकंड, हूँ, आपका पॉइंट हो गया। एक सेकंड वारिस पठान प्लीज, एक सेकंड। इलियासी साहब खुद हमारे साथ हैं। इलियासी साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? इलियासी साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? इलियासी साहब तक आवाज नहीं जा रही है। वारिस पठान ने जिन इलियासी साहब का जिक्र किया है कि वो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, वो खुद हमारे साथ बैठे हुए हैं। कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। देलवी साहब ये बताइए, अब जब खुद इलियासी साहब बाहर निकल के ये कह रहे हैं मोदी जी से मिलने के बाद कि हमारी खाई मोदी जी के साथ मिट गई है, दूसरी तरफ 30 लाख मुसलमान एक साल में बीजेपी से जुड़ गए, तो इसका मतलब तो मानना पड़ेगा खाई मिट गई और अच्छे दिन आ गए मुसलमानों के। क्या दिक्कत है? बिल्कुल मानक बड़े धैर्य से 20 मिनट सबको सुना और मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि बड़ा कीमती वक्त होता है यहाँ पे, मैं संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली चीज, जहाँ तक सोमनाथ मंदिर की बात है, मेरा कहना है सुधांशु जी और शुक्ला जी ने जो कहा और अफजल साहब ने भी इसको एडमिट किया कि जो भावना और आस्था की बात हो उसमें हमको किसी को भी उसमें दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी जगह हैं, खुद बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी ऐसा हो गया है कि इस फ़िरक़े के लोग यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, उस फ़िरक़े के लोग वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। यही हाल जो है सिर्फ यही नहीं है। मैं शुक्ला जी और सुधांशु से बड़े अदब और एहतराम से कहता हूँ कि अगर बिहार का सीएम मांझी किसी मंदिर में चला जाता है तो मंदिर को धोया जाता है। इसलिए इस देश की व्यवस्था है और आस्था और व्यवस्था दोनों पे हमको सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सोमनाथ ट्रस्ट का अपना मामला है। अब आता हूँ मैं इलियासी साहब की बात पर। इलियासी साहब ने जो कहा कि उन्होंने निकल के कहा कि साहब भारत के प्रधान, अब पाकिस्तान को इनको कहने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, इस देश का प्रधानमंत्री किसी भी धर्म का हो, जब वो संविधान की कसम लेके अपने पद पर बैठता है, उसका आत्मसम्मान मेरी जिम्मेदारी है। और आपको मालूम होगा, इस पर आप चर्चा कर चुके हैं। वो कह रहे हैं हमारी खाई मिट गई। नहीं, कोई खाई नहीं। मैं वो कह रहे हैं खाई मिट गई। मैं वही कह रहा हूँ, मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मेरा कहना यह है कि जब एक खास दिल्ली के एक फंक्शन के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दावत नहीं दी गई थी, पूरे मुस्लिम समुदाय ने कहा था यह फैसला गलत किया गया है। नवाज शरीफ के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहिए था, इसलिए उनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तीसरी चीज ये, सुधांशु जी बड़े अदब और एहतराम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, एक सेकंड। जो लोग मिले, खाई कहाँ मिटने वाली बात। इस 30 मुसलमान नेता थे, वो मिल के आए। 30 लोग जो मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ गूगल से बड़ा कोई इस वक्त गुरु नहीं है। कौन लोग? वारिस साहब सुना कीजिए, सारा वक्त अगर आप ले लेंगे बात खाई मिटेगी। अरे आप सुनिए ना, सारी खाई आप मिटाए, सुना करिए ना दूसरों को भी। एक मिनट अदब और एहतराम के साथ सुधांशु जी से मैं पूछना चाहता हूँ, एक साल सरकार बोल रहे हो गलत रहोगे तो मैं बोलूंगा ना, आपको टोकूंगा। एक सेकंड वारिस पठान, एक सेकंड आ रहा हूँ। वारिस भाई सुन, मैं मिलने नहीं गया था आपके लिए। आपकी परेशानी है कि आप हर जगह पेश चढ़ाते हैं। मैं मिलने नहीं गया था, पहले सुना करिए। सुधांशु जी से मैं कहना चाहता हूँ, जो 30 लोग मिले, मैं इनके बड़े अदब और एहतराम के साथ, अरे भाई सुना करो ना। अरे वारिस भाई सुन तो लीजिए, आप दूसरे को सुनते नहीं हो। मेरा सवाल मौलाना इलियास के साथ है कि वो जाके जब बाहर आप उनके बाद डायरेक्ट आइए, उनके घर पे जाके पूछिए। इंसाफ की बात होगी सरकार के साथ, उसके बाद खाई मिटेगी। हाँ ठीक है, एक सेकंड मेरा कहना आपने जो कहा कि हमारे यहाँ भी ऐसा कानून है कि ये आदमी ये नमाज में नहीं पढ़ता इस मस्जिद में, ये आदमी इस नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ता, वो उसकी खुद की मर्जी है। ठीक है मर्जी से करते हैं। सोमनाथ मंदिर में कानून लगाया गया है कि ये समुदाय के। ठीक है वारिस ध्यान से सुना। वारिस पठान भाई एक सेकंड में इसलिए आप उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो पीएम से मिलकर आए। मैं उन लोगों की बात कर जो प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं। इस देश के अंदर अलग अलग समुदाय, और हमारे शुक्ला जी हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए वो वहाबिज़्म पे मुझसे ज्यादा बयान करते हैं। इस देश में जमीयत उलमा भी है, इस देश के अंदर हुजूर ताजुल शरिया अजहरी मियां साहब बरेली के हैं, इस देश में मौलाना कल्ब जवाद साहब लखनऊ के हैं। हमारा कहना नहीं, मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा, मंदिर की बात नहीं कर रहा।
मेरा कहना ये बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े लोग सब वारिस मौजूद हैं। पठान बहुत सोमनाथ मंदिर आना चाहते हैं, आ जाइए। नहीं, मैं सोमनाथ मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं सोमनाथ मंदिर की बात नहीं अच्छा, कर रहा। इलियासी साहब जुड़ गए। लेवी साहब एक सेकंड रुक रहा हूं। हमारा इलियासी साहब कहना जुड़ गए। जो लोग मिलके आए हैं वो लोग शुक्ला जी, हर बात में पाकिस्तान को जोड़ देना, हर बात मैं भारतीय हूँ क्या पाकिस्तान को गाली बकते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। वारिस पठान एक सेकंड में आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला इलियासी साहब को बोलने दीजिए, एक सेकंड। इलियासी साहब को बोलने दीजिए। वारिस भाई एक सेकंड, एक सेकंड। प्रेम शुक्ला प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। इलियासी साहब, अरे प्रेम शुक्ला एक सेकंड। इलियासी साहब, आप पीएम मोदी से मिलकर निकले, आपने कहा मुसलमानों के साथ खाई मिट गई, इसका मतलब तो अच्छे दिन आ गए मुसलमानों के। इलियासी साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि पहली बार जब प्रधानमंत्री जी 1 साल गुजरने के बाद और जिस तरह से पहली बार ये डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, 30 लोगों की मुलाकात हुई है हमारे नेतृत्व में, और जो 30 लोग थे अपने अपने जमातों के सरबराहान हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सारे लोग हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बड़े बड़े इमाम्स उसमें शामिल हुए हैं। और मीटिंग होने के बाद, ऑफिशियली मीटिंग होने के बाद उन्होंने जिस तरह की बात हमें करी है, जिस तरह का उन्होंने हमसे बात करके यकीन दिलाया है, तो वो अच्छी बात है। हमेशा अच्छी बात को तो अच्छा ही कहा जाएगा। जिस तरह से अपने अखलाक के उन्होंने मुजाहरा किया और जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि वो जितने मसाइल हैं, हमने उनके साथ जो बात करी, हमने उनका बात करी कि मस्जिदों की जो बेहुरमती हो रही है उनमें नमाज की बात करी, जितने लोग जो बेगुनाह जेलों के अंदर है उनसे वो बात करी, उनसे मुस्लिम मसाइल के ऊपर 1.25 घंटा तक जो बात हुई है वो बहुत अहम बात हुई है। और उन्होंने जिस तरह दिलाया है, एक अच्छी बात है। एक अच्छी माहौल में एक अच्छी बात का होना, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अब वो कौन सी जमात गई, जो कौन सी जमात नहीं गई, इससे मुझे क्या लेना देना। एक सवाल है, जमात नहीं गई उसका मुझे क्या मतलब है। अभी तो हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में भारत को और भारतीयता को मजबूत करने के कदम पर अगर प्रधानमंत्री जी अगर मुसलमानों के सरबराहान से अगर मुलाकात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुराई की बात है। की बात उन्होंने एक शुरू करी है, एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है। गंगा जमनी तहजीब जो है हमारी एक सवाल सुनिए, हमारे बच्चों अगर एक सवाल सुनिए मेरा। अपने अच्छे अखलाक के मजाहरे उन्होंने किए हैं, तो हमें जिस तरह से रिसीव करके सारी बातों का यकीन दिलाया है, तो अच्छी बात हमें करनी चाहिए। इलियासी साहब एक सवाल सुन लीजिए मेरा, छोटा सा सवाल है इलियासी साहब। हम दोबारा जब प्रोग्राम उनके बनाएंगे, अपने प्रोग्राम में उन सब लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे जो जमातें नहीं गई हैं, उन जमातों को भी हम लेके जाएंगे। इलियासी साहब एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए मेरा, छोटा सा सवाल सुन लीजिए इलियासी साहब। मसाइल अरे इलियासी साहब बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। इलियासी साहब, मुझे मैं समझ रहा हूं इलियासी साहब, आप बहुत प्रभावित लग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से। सवाल मेरा यह है कि बहुत सारे मुस्लिम नेता ही आप पर सवाल उठा रहे हैं। मैं प्रभावित हो रहा हूं जिस प्रधानमंत्री ने जिस अपने अखलाक का मुजाहरा किया हो, जिस प्रधानमंत्री ने इस बात का यकीन दिला दिया हो, उसका असर उन्होंने अकाली के पर फौरन एक्शन करके दिखा दिया हो, आगे आने वाले वक्त में वो अच्छा काम करने की बात कर रहे हो, तो उसमें कौन सी बुराई की बात है। मतलब खाई मिट गई, मुसलमानों और मोदी जी के बीच खाई मिट गई। मैं एक चीफ इमाम होने के नाते पूरे भारत के 5.5 लाख मस्जिदों के जो जिम्मेदार है, खत्म हो गया, आप चीफ इमाम हो गई बात, सब हो गई क्या बात। मौलाना साहब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप चीफ इमाम, किसने आपको ओहदा दिया है? प्रेम शुक्ला यहाँ मौजूद है, मुझसे ज्यादा धर्म को जानते हैं। आपको चीफ इमाम किसने कहा है? हिंदुस्तान में कौन सा ओहदा भी चीफ इमाम का ओहदा होता है? 5.5 लाख मस्जिदें भारत की हैं, इमाम सारे भारत के मस्जिदों की सारे चीजों का हम देखते हैं। अगर हम अपनी तरफ से सारे काम कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुराई की बात है? अच्छा कदम हो रहा है, अगर अच्छी कोई चीज हो रही है। इलियासी साहब ठीक है, मुझे ब्रेक लेना चीफ पड़ेगा। इमाम जैसा तो कोई ओहदा नहीं है ना इस्लाम में, यहाँ तक कोई चीफ इमाम ओहदा बना नहीं है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए गर्मा गर्म बहस हो रही है, लेकिन एक ब्रेक लेना पड़ेगा सर, मुझे रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। आ रहा हूं मीम अफजल साहब, सुधांशु जी, वारिस पठान, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी आपके पास भी छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मोदी की कथनी करनी में अंतर है और क्या मोदी राज में अल्पसंख्यकों के अच्छे दिन आ गए हैं? मीम अफजल साहब, ऐसा लग रहा है कि मोदी विरोधियों को प्रॉब्लम हो रही है इस बात से
कि इतने मुस्लिम नेता उनसे मिलने जा रहे हैं, बाहर निकलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, और दूसरा 30 लाख मुसलमान एक साल में बीजेपी के मेंबर बन गए। इससे आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, मोदी विरोधियों को प्रॉब्लम हो रही है? मीम अफजल साहब। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबरशिप बढ़ा रही हैं, खुशी की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी के 30 लाख मेंबर हो गए तो हिंदुस्तान की आबादी का 2% मुसलमान उनका मेंबर हो गया। ये मैं आपको इत्तलान अर्ज कर रहा हूं। अगर वो सही मेंबरशिप है, अगर वो मिस कॉल के जरिए मेंबरशिप है, तो मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर कोई भी काम नहीं करती है, लेकिन जब मेंबरशिप का सवाल आता है तो बड़े डट करके कहती है कि हमने 30 लाख मुसलमानों को मेंबर बना लिया। ये अंदर से कोई चुभन उन्हें है, हमें नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि 30 मुस्लिम नेता, इन 30 मुस्लिम नेताओं के बारे में मैं इतना बता दूं, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत का मुसलमान तो क्या जानता होगा, वो आपस में एक दूसरे, हमें नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि 30 मुस्लिम नेता, इन 30 मुस्लिम नेताओं के बारे में मैं इतना बता दूं, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत का मुसलमान तो क्या जानता होगा, वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। मैंने उनमें से किसी से पूछा कि आप सबको जानते थे? बोले नहीं, मैं 2-3 को तो जानता था, बाकी को मैं नहीं जानता। तो ये हाल है उन 30 मुसलमान लीडरों का, सुधांशु जी, जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते सुधांशु जी, और वो हिंदुस्तानी मुसलमानों का लीडर होने का दावा। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। लेकिन मुझे फिर भी उनकी मुलाकात पर कोई एतराज नहीं है और करने का हक भी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री से जाकर कुछ लोग मिलते हैं तो वो जरूर मिले, और उनको कोई एश्योरेंस मिलता है तो उस पर भी पूरा यकीन करें, जैसा कि उमर इलियासी साहब कर रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जिस वक्त ये प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, उस वक्त यहां से सिर्फ 30-40 किलोमीटर दूर हरियाणा के अंदर एक गांव के अंदर मुस्लिम आबादी के घर जलाए गए। ठीक है, पैर की उंगलियां काट दी गई, दुकानें जला दी गई, लेकिन और 150 लोग पुलिस स्टेशन में पनाह लिए हुए हैं। लेकिन पुलिस ने 3 दिन के बाद एफआईआर की। अभी तक 13 या 19 एफआईआर हो चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। खबरें ये बल्कि डट के कहा जा रहा है, कहे जोर से कहा जा रहा है कि उनका समझौता हो गया, वो लोग वापस जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सर आपका। सर पॉइंट क्लियर है और एक्शन ना ले, आपका पॉइंट क्लियर है सुधांशु जी। उनका राज है। ठीक है सुधांशु जी, इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं मैं। सुधांशु जी, एक चीज और जोड़ देता हूं। मुसलमान नेता मोदी जी से मिलते हैं और उसके अगले ही दिन आपके सांसद विनय कटियार मंदिर पर बयान दे देते हैं कि अब वक्त आ गया है, अब अगर मंदिर मुद्दे को इग्नोर किया गया तो हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ेगा। यानी कथनी और करनी में साफ अंतर है। जैसे मीम अफजल कह रहे हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि मुसलमानों के साथ खाई आपकी पट गई है। देखिए, मीम अफजल साहब के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा, उनका ये कहना कि ये कौन से 30 नेता मिले थे, ये कुछ वैसी भाषा आप इतिहास से पढ़िए जो 40 के दशक में मुस्लिम लीग बोलती थी कि कांग्रेस से जो मुस्लिम नेता बात कर रहे हैं वो तो मुस्लिमों के नुमाइंदे नहीं है, वो नुमाइंदे हम हैं। ये मुझे कहीं ना कहीं उसी प्रकार की भाषा नजर आती है। दूसरी बात, नहीं सुधांशु भाई, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं और उनके लीडर हैं। हम एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुसलमान हैं। हम पार्टी के लिए भी काम करते हैं और अपनी कम्युनिटी में भी काम करते हैं। ठीक है सुधांशु जी। मीम अफजल साहब, ये हमने नहीं कहा है, ये 2014 के चुनावों में बनी हुई जांच के परिणाम की समीक्षा की जो AK एंटोनी कमेटी थी, उन्होंने ये फाइंडिंग दी थी कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक कम्युनिटी की तरफ जरूरत से ज्यादा झुकी हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है, हमारा वक्तव्य नहीं है। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी ने क्या किया है ये तो साफ दिखाई पड़ता है। सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में भी ये बातें आई हैं कि सबसे बेहतर माली हालात अगर हैं थे मुसलमानों के तो गुजरात में थे। हज सब्सिडी के लिए सबसे कम क्लेमेंट आते हैं तो गुजरात से आते हैं। कुछ एक वर्षों में तो कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। ये दर्शाता है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति कहां पे ज्यादा अच्छी है। अब तीसरी बात जो वारिस पठान साहब ने कही, अगर 2002 को लेकर उनके दिल में कोई बात भी है, हम उस पर कोई समय वाद विवाद नहीं करते, पर अगर यही दिल का आक्रोश क्यों नहीं दिखाई पड़ा 85 के भिवंडी के दंगे, 93 के मुंबई के दंगे और 84 के सिखों के दंगे, 87 के मेरठ के दंगे, सुधांशु जी, सुधांशु जी, दंगों पर आने के बजाय एक सवाल मेरा सुन लीजिए मानक जी, एक सवाल सुन लीजिए, मुझे एक पूरी बात कर लेने दीजिए और दूसरी मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मंदिर में प्रवेश की बात मैं पूरे विनम्रता से कहूंगा कि मैं कोई इस्लाम का आलिम फाजिल नहीं हूं। आपको मैं रोकूंगा, आप जो यहाँ पे कहा है इस बात पे मैं आपको रोकूंगा। अगर आपने ये सोचा है कि मोदी जी के आने साथ ही मुसलमानों का भला हो गया है, मुझे बताइए महाराष्ट्र सरकार ने
अब तक का जो आरक्षण था वो वारिस पठान, वारिस भाई आपको मौका दे रहा हूँ इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, उनको पूरा कर लेने दीजिए। आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। वारिस भाई एक सेकंड में रिपोर्ट को इग्नोर क्यों किया गया? एक सेकंड वारिस भाई, एक एजुकेशन से सेकंड हटा दिया गया आरक्षण, क्यों जॉब से आरक्षण अच्छा, हटा वारिस दिया भाई, प्लीज एक गया? आप सेकंड जब रुक कहते हो कि सबका साथ और सबका विकास, तो क्या यही है आपका सबका साथ और सबका विकास? यही है आपका एजेंडा? अब तो आपने लगा दिया कि आ रहा हूँ, योग दिवस मनाया जाएगा। वारिस पठान एक सेकंड, सुधांशु जी पूरा कर ले, आपके पास आ रहा हूँ। बात तो पूरी करने दीजिए। वारिस पठान एक सेकंड, उन्हें बोलने दीजिए, आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड वारिस भाई, एक सेकंड। हाँ सुधांशु जी पूरा करिए पहले आप। देखिए, मैं कह रहा हूं मैं इस्लाम का कोई आलिम फाजिल नहीं हूं। मंदिर के प्रवेश से मुझे कहना है इस्लाम में तो बुत परस्ती कुफ्र है और बुत खाना जो है वो तो पाप की जगह है, तो कोई मुसलमान जाना ही क्यों चाहे? अच्छा ठीक है सुधांशु जी, एक सवाल है, सुधांशु जी एक सवाल है मेरा आपसे। दूसरी बात, सुधांशु जी एक सवाल और। मानक जी बार बार एतराज मत करिए, मुझे सेंटेंस पूरा करने दीजिए। हाँ सुधांशु जी बोलिए, मुझे पूरा सेंटेंस करने दीजिए। बोलिए समझाइए ना। देखिए अभी वारिस पठान साहब ने आरक्षण की बात उठाई, प्रतिबंध लगा दिया है वहाँ पर, कहना चाहूंगा, प्रतिबंध लगा दिया है, मैं एक जाना बात नहीं ये चाहते कहना नहीं है, मगर चाहूंगा, प्रतिबंध लगा दिया गया है आप लोगों की तरफ से। एक सेकंड सुधांशु, अरे भाई मेरे पूरी बात करने दीजिए। हाँ पूरा करिए सुधांशु जी, पूरा करिए। देखिए इन्होंने ये कहा, आरक्षण की बात कही, मैं पूरी विनम्रता से फिर कहना चाहूंगा कि भाई इस्लाम तो जाति मजहब जातियां मानता ही नहीं है, तो ये मुस्लिम एससी मुस्लिम ओबीसी कहां से आए? मैं सारे जो मुस्लिम समाज, सुधांशु जी हम मुद्दे से भटक जाएंगे, सुधांशु जी मुद्दे से भटक जाएंगे, सुधांशु जी मुद्दे से भटक जाएंगे। सुधांशु जी एक मेरा सवाल सुन लीजिए, सुधांशु जी एक सवाल सुन लीजिए मेरा। वारिस पठान एक सेकंड, वारिस पठान एक सेकंड, सुधांशु जी मेरा सवाल सुन लीजिए। हिंदू समाज की जातियों का ढंग है और हम, अरे वारिस भाई एक साथ बोलेंगे, किसी को नहीं सुनेगा। एक सेकंड सुधांशु जी एक सवाल सुन लीजिए। बात आएगी तो हम मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब। सुधांशु जी एक सवाल सुन लीजिए मेरा। सुधांशु जी सवाल ये, एक साल में मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ऐसा बड़ा काम बता दीजिए मुसलमानों के लिए जो किया हो, एक बड़ा काम। सुधांशु जी क्या कह रहे थे? हाँ जी मैं बताता हूं। देखिए हमने जो काम किया वो बताते हैं। अभी इन्होंने कहा ना हमसे कि मुसलमानों की क्या हालत रही। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन कहती है कि मुसलमानों की हालत आज इतनी बुरी है कि कुछ मामलों में दलितों से खराब है। मैं पूछता हूं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 67 साल में 6 साल शासन करने वाली भाजपा या 61 साल शासन करने वाले कांग्रेस और ये दल? चलिए ठीक है, जिम्मेदार वो है जिन्होंने मुसलमानों को इस मुफलिसी, इस मजलूमियत, इस गरीबों गुर्बत तक। ठीक है सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, ठीक है। वारिस पठान ठीक है, वारिस पठान भाजपा का शासन या 60 साल का सपा बसपा? ठीक है, वारिस पठान वारिस जवाब दीजिए और यहाँ सारे विद्वान बैठे हुए वो जवाब दें। ठीक है, वारिस पठान उस हालात को बदला है, गुजरात में बदल के दिखाया है। वारिस पठान, वारिस जवाब देना चाहता हूं। आपसे सवाल किया गया था कि आप बताइए कि मोदी सरकार ने एक साल में आके मुसलमानों के लिए कौन सा एक अच्छा काम किया है? एक भी नहीं किया। उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि महाराष्ट्र मैं बता रहा हूं, से इनकी सरकार आई है। मैं जो कहना चाह रहा था कि पिछले 60 सालों से जो मुसलमानों का काम किया जा रहा था वो रोक दिया। नौकरी नहीं है, अगर मुसलमान उसको एजुकेशन नहीं है, मुसलमान आदमी है तो रेसिडेंस नहीं देता है कोई उसको। अब तो योगा दिवस भी बनाना चालू करवा दिया आपने, मैंडेटरी करके। आप सर्कुलर निकाल रहे हो कि स्कूल में 21 जून को योगा दिन भी बनाया जाएगा। यानी जो मुसलमान आज तक सिर्फ अल्लाह को सजदा करने में बिलीव करता है, जो इस्लाम का टेनेमेंट ये है कि हम सिर्फ अल्लाह को सजदा करेंगे, अब उससे सूर्य नमस्कार कराने की बात की जा रही है। ये बीजेपी और आरएसएस का सिर्फ जो एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने का, ये उसकी तरफ एक नींव रखी जा रही है। ये क्या है मुसलमानों के लिए मोदी जी ने? पठान साहब से मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि देखिए अगर योग जैसी एक्सरसाइज को भी ये धर्म से जोड़ना चाहते हैं तो ये कह दें कि इस्लामी कॉलेजों में 0 डेसिबल नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो वेदों से आया है। अरे सब आप रोमन लेटर्स पढ़ाइए, बात की तब आप क्यों कहते हैं आप दवाई का पर्चा लिखते हैं? सर ऐसे किसी को सुनाई नहीं देगा, एक साथ बोलेंगे किसी को सुनाई नहीं देगा। इसलिए मुसलमानों है। अरे अगर आप उसके बाद आप वारिस पठान एक सेकंड हो गया, आपका पॉइंट क्लियर है सर, पॉइंट क्लियर है। दहलवी साहब ये जो कह रहे हैं वारिस पठान, वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि योग को जो ला रहे हैं, अब इलियासी साहब जो खुद पीएम से मिलकर निकले, उन्होंने कहा कि योगा दिवस पर हमको बुलाएंगे अगर हम जाएंगे। देखिए वो खुद कह रहे हैं हम जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा क्योंकि सब हमारे इतने मोहतरम लोग इतना ज्यादा बोल चुके, अब कहने की गुंजाइश नहीं है। पहली चीज तो सुधांशु जी से कि इस्लाम में जातीय प्रथा नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि लोगों की माली हालत पे और लोगों की जो इकोनॉमिकल पोजीशन है,
अगर एक हिंदू धोबी को रिजर्वेशन मिल सकता है तो एक मुस्लिम धोबी को क्यों नहीं मिल सकता, ये हमारा कहना है। दूसरी बात, मैं यहाँ योग पे आ रहा हूँ। दूसरी बात जो सुधांशु जी ने कहा, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, सुधांशु जी आप सुनिए, सुधांशु जी मैंने पूरे अदब से आपको सुना है, सुधांशु जी पूरे अदब से सुना है, सुधांशु जी मुस्लिम हो रहा है, नहीं सुधांशु जी देखिए नहीं, आप हिंदू मुस्लिम आप सुनिए ना, आप तो बड़े धैर्य से सुनने वाले व्यक्ति है ना, कि हिंदू समाज की जातियों का आप तो बड़े धैर्य से सुनने वाले व्यक्ति, सुनिए आप तो बड़े धैर्य सुनते हैं। मैं संक्षेप में कहूंगा, दूसरी बात जो आपने कहा, इस देश में उस मुस्लिम लीग की जिसने पाकिस्तान का, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। हमारा कहना सिर्फ यह है कि जो 30 लोग मिले हैं उनके बारे में सही बात है, ये 30 लोग, इनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो नरसिम्हा राव के जमाने में भी नजर आते थे मिलते हुए, इनमें से कुछ लोग वो हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी हिमायत कमेटी में भी नजर आते थे, इनमें से कुछ लोग वो हैं जो माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। मतलब ये प्रोपेगेंडा आप बता रहे हैं? बिल्कुल, ये प्रोपेगेंडा। हमारा कहना है प्रधानमंत्री जिस गरिमा में है। अच्छा एक बात बताइए दलवी साहब, एक सवाल मेरा आपसे। मुझे पूरा करने दीजिए। भारत का प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चीफ पंथ है। ठीक है। वो जिससे मिलते हैं दुनिया देखती है वो किससे मिल रहे हैं। हाँ। हमें अपने प्रधानमंत्री की जगहताई नहीं करानी। हाँ। अगर माननीय प्रधानमंत्री शाहनवाज हुसैन से पूछते, अगर माननीय प्रधानमंत्री सुधांशु से पूछते, अगर माननीय प्रधानमंत्री डोवल साहब से पूछते हो तो आईबी के चीफ रहे कि मुझे किन लोगों से मिलना है, अच्छा। तो कम से कम ये 30 चेहरे नजर नहीं एक आते। सवाल मेरा और है आपसे दहलवी साहब, जल्दी से बता दीजिए। जैसे वारिस पठान कह रहे थे, एक साल में सुधांशु जी कह रहे हैं कि हमने तो ये किया है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण बंद हो गया है, तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो गई है, मुसलमानों के खिलाफ भी, मैं इनके लिए भी कोई काम नहीं, कोई काम किया है मैं क्या? इनके लिए कुछ नहीं कहूंगा। जॉन एरिया के 2 शेर हैं, वो मैं सुधांशु जी के जरिए प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, टाल ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्से कुछ मेरे बयान में क्या। और अफजल साहब आपके लिए भी है, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, अरे नहीं, आप बताइए ना, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आंवले पड़ गए हैं जबान में क्या। और ये प्रधानमंत्री से है, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, मैं भी हूं तेरी अमान में क्या। इन 30 लोगों के अलावा भी भारतीय मुस्लिम हैं, अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे या अपने गूगल शाहनवाज मुख्तार अब्बास नकवी से पूछते, इनको बहुत सारे लोग नजर आ ठीक है जाते। सर, इसी नोट पे खत्म करना पड़ेगा, समय बिल्कुल खत्म हो गया। सुधांशु जी बेताब है बोलने के लिए, सुधांशु जी फिर कभी करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए सुधांशु जी चाहता हूँ आखिर में, हाँ कहिए सुधांशु जी। एक शेर कहना चाहता हूँ जी कि हमारे ऊपर कुछ इल्जामात होंगे मुस्लिम समाज के, हम उसके बारे में चलो मान लेते हैं। हाँ। मगर आरोप वो लगा रहे हैं जिन्होंने 67 साल में क्या किया। एक शेर में कहूंगा कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिनने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करें अब चमन की रहनुमाई। सवाल तेरी रहबरी का है, सवाल तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहबर से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। चलिए ठीक है, इसी शेरो शायरी के साथ खत्म करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल के बारे में पूछ रहे हैं साहब, जिन्होंने 61 साल रहबरी की, उन्हीं रहबरों के ऊपर सवाल पूछ रहे ये हैं। वो 30 लोग बता देंगे आपको जो वहां उनके भी मिलके आते थे। चलिए ठीक है सर, इसी नोट पे खत्म करेंगे। माफ करिएगा प्रेम शुक्ला, आपके पास नहीं आ पाया मैं, क्योंकि ये बहस बहुत लंबी है, बहुत सारे लोग थे आज और सबको बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर बातचीत करेंगे, ये बहस फिर होगी, क्योंकि ऐसा लगता है अभी भी मुसलमानों में नरेंद्र मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर एक राय है नहीं। चलिए फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद नवीन कुमार के साथ यह है इंडिया।